पीसीओडी इज अ वेरी कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये आजकल बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ओव्यूलेशन होता है, एक फॉलिकल ग्रो करता है, वो उससे एग रिलीज होता है, उसको ओव्यूलेटरी साइकिल बोलते हैं, जो कि हर महीने रिपीट होती है। अब इस केस में जिसमें पीसीओएस है, उसमें पेशेंट को ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो फॉलिकल ग्रो ही नहीं कर पाता, उसकी वजह से एग रिलीज नहीं हो पाता, उसकी वजह से आगे के सारे प्रोसीजर नहीं हो पाते। और बहुत सारे फॉलिकल्स छोटे छोटे जो अराउंड 3 to 4 mm साइज के होते हैं, वो ओवरीज की पेरिफेरीज पे ऐसे इकट्ठा हुए, मतलब एक मोतियों की माला जैसी रूप लिए हुए दिखते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है बिकॉज कोई भी अंडा रिलीज नहीं हुआ बड़ा होके, तो सब छोटे साइज में रह गए, ये इमैच्योर एग होते हैं। और ये नेकलेस लाइक अपीयरेंस सोनोग्राफी पे देते हैं। अब इनमें क्योंकि फ्लूइड लाइक सिस्ट का अपीयरेंस है, इस वजह से इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। देखिए एज सच तो बोथ आर सेम। वैसे पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बट मिसनॉमर है कि आप उसको डिसीज बोल रहे हैं या सिम्टम बोल रहे हैं, बट एप्ट जो टर्म है वो पीसीओएस है, बिकॉज इट इज लूप ऑफ सिम्टम्स जो कलेक्टिवली पेशेंट को प्रॉब्लम करता है। कोई एक सिम्टम नहीं है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो उसका जो एप्ट टर्म है वो पीसीओएस है रादर देन पीसीओडी। बट मोस्ट कॉमनली यूज में पीसीओडी या पीसीओएस कोई भी आता है, बट एज सच दोनों सेम ही है। सिम्टम्स में देखिए पीरियड्स रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होना, हैवी फ्लो ड्यूरिंग मेंसेज होना, डिलेड पीरियड्स होना, या बिल्कुल एमिनोरिया हो जाना, पीरियड्स न आना, या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्ने होना, ऑयली स्किन होना, हेयर लॉस होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, या फिर डार्क स्किन पैचेज होना। या लॉन्ग रन में देखेंगे तो पेशेंट को कभी कभार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत ही लॉन्ग टर्म में आगे जाके एंडोमेट्रियल कैंसर होने की गुंजाइश, ये सारी भी चीजें हो सकती हैं। पीसीओएस के काफी पेशेंट कंसीव करते हैं। देखिए नेचुरली कंसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन पहले पीसीओएस को मैनेज करना जरूरी है। अराउंड 1 to 3 months पहले पीसीओएस का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद पेशेंट्स इजीली कंसीव कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आईवीएफ के द्वारा ही हो, वो नेचुरली भी कंसीव करते हैं, लेकिन उसके पहले पीसीओडी के जो भी सिम्टम्स हैं, वो सारे सिम्टम्स मैनेज होना चाहिए, उनके सारे ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर लेना है। जो भी एडवाइस दिया जा रहा है रिगार्डिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, रिगार्डिंग एवरीथिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो सब उनको फॉलो करना है। उसके बाद बहुत बार पेशेंट्स नेचुरल भी कंसीव करते हैं, इन केस नेचुरल नहीं कर पाते हैं तो आईयूआई या आईवीएफ के थ्रू भी वो कंसीव कर जाते हैं। तो ये एक मिसनॉमर है कि पीसीओएस मतलब पेशेंट इनफर्टाइल, ऐसा नहीं होता है। पीसीओएस अगर ट्रीट हो गया तो पेशेंट्स इजिली कंसीव कर सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें 3 क्राइटेरियाज देखना बहुत जरूरी है, 3 में से कोई भी 2 पॉजिटिव होना चाहिए। पहली क्राइटेरिया होती है उनकी पीरियड्स रिलेटेड हिस्ट्री, कि पीरियड्स उनके कैसे आ रहे हैं, इरेगुलर हैं, रेगुलर हैं, डिलेड पीरियड्स हैं, या फिर बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पीरियड है। सेकेंड क्राइटेरिया है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी पे पॉलिसिस्टिक ओवरीज दिखती हैं, वो पिक्चर दिखता है ऐसा, जिसमें कि ओवरी की जो वॉल्यूम होती है वो मोर देन 10 cc होती है, और उसकी पेरीफेरी पे फॉलिकल्स ऐसे नेकलेस अपीयरेंस जैसे अरेंज से दिखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है ब्लड टेस्ट, जिसमें कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखते हैं, वो ज्यादा मिलता है। तो इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव है, तभी हम पेशेंट को डायग्नोस करके बताते हैं कि आपको पीसीओडी है। कोई एक चीज होना मतलब पेशेंट को पीसीओडी है ऐसा नहीं बोलते। पीसीओडी का मैनेजमेंट बिल्कुल सिम्टम्स बेस्ड है। जैसे पेशेंट्स आपके पास किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आ रही है, क्या उसको केवल पीरियड्स का प्रॉब्लम है, या फिर उसको एक्ने है, हेयर लॉस है, डार्क पैचेज ऑन द स्किन है, या फिर पेशेंट्स वांट्स टू कंसीव, उसको आगे फ्यूचर में बच्चे चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको पहले कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बट जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो पीरियड्स में हम हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं, काफी बार पेशेंट्स का पीरियड नॉर्मल हो जाता है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इस केस में अगर पेशेंट अपना डाइट, अपनी एक्सरसाइज एंड अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 चीज नहीं करती है, तो वो रिकरेंस के चांसेस बहुत हैं। डाइट में पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि वो हेल्दी डाइट ले, फाइब्रस फूड ले, प्रोटीन्स वाली डाइट ले, बाहर की चीजें, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड, ये सारा बिल्कुल अवॉइड करे।
फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये सारे अपने डाइट में इंक्लूड करें। एक्सरसाइज में उसको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, कोई भी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स उसको करना ही करना है। और अगर पेशेंट ओबीज है, अगर वो 10% ऑफ वेट भी अपना लूज कर लेती है, तो काफी बार नेचुरल ओव्यूलेशन तो वैसे ही अटेन हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज पे ध्यान दे, एक हेल्दी डाइट पे ध्यान दे, और अगर पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है तो उसको स्ट्रेस को भी मैनेज करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजों को मैनेज करना वो सीख लेते हैं, तो फिर उनको जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो टेम्पररी होगा, और पीसीओएस अपने आप ही दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और उसमें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आती। अनमैरिड फीमेल्स है, मेनली उनके सिम्टम्स को हम ट्रीट करते हैं। ज्यादातर जो हमारी ओपीडीज में आते हैं वो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो हम उनको मोस्टली पीरियड रिलेटेड दवाइयां ही देते हैं, जिसमें मोस्टली हार्मोनल पिल्स है। और उनको अभी तो कुछ ऐसे होता नहीं है कि उनको आगे इशू चाहिए या बेबी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ सोचें। तो उनको मोस्टली सिम्टम्स को उनका ट्रीट करके और उनको लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग करके भेज देते हैं। बट जो मैरिड लोग आते हैं उनको अच्छी तरह काउंसिल किया जाता है कि भले आपको अभी इशू चाहिए या नहीं चाहिए, पहले आपको पीसीओडी पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए उनको पूरा कंप्लीट जो उसका ट्रीटमेंट होता है, हार्मोनल पिल्स के साथ सप्लीमेंट्स होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवाइयां होती हैं, कुछ और सारी जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो सारी ऐड करके उनको कंप्लीट चीजें बताते हैं। उसके बाद कम से कम 3 मंथ्स तक उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि उनको फर्दर बेबी चाहिए और उसके लिए वो देखना चाहते हैं, तो हम शुरुआत में तो उनको नेचुरली ट्राई करने का बोलते हैं। इनकेस उससे उनको फायदा नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स भी ऐड करते हैं। लेकिन पेशेंट को काफी अच्छे से मॉनिटर करते रहते हैं जब हम उसको उनको ये ड्रग्स देते हैं, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, क्योंकि ये पेशेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, ओवरीज उनकी काफी स्टिमुलेट होने की संभावना होती है। तो इनका जो मॉनिटरिंग होता है नॉर्मल पेशेंट्स के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज ट्रीटमेंट मोर और लेस दोनों में सेम। इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि उनको आगे भी बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफर करता है। कंसीव ना होना ये एक पीसीओडी में ही प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। बहुत बार आप देखोगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, मतलब उनके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो कि डायग्नोस करके बताया जा सके कि या तो फीमेल में प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है, स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी सारी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे ही पेशेंट पीसीओडी में भी हो सकते हैं कि उन्होंने अपना पीसीओडी मैनेज किया हुआ है, उन्होंने सब कुछ किया है, और मिनिमम 3 to 6 मंथ्स कंटिन्यू उनको 3 to 6 मंथ्स के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके देखना है। अगर सब कुछ किया है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अनएक्सप्लेन्ड है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो पीसीओडी की वजह से, अगर पीसीओडी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो चुके हैं तो। और अगर वो अनएक्सप्लेन्ड में लैंड कर रहे हैं, तब बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, मे बी ओव्यूलेशन इंडक्शन दवाइयां दे सकते हैं। ये सारी चीजें करके हम उनको कंसीव कराने की कोशिश करते हैं। और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो बाकी कुछ आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स लाइक आईयूआई के लिए भी पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं। बट ये केवल ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट को पीसीओडी था इस वजह से नहीं हो रहा है। अगर पीसीओडी काफी अच्छे से मैनेज हो चुका है, स्टिल नहीं हो रहा है, मतलब ये अनएक्सप्लेन्ड है। इसको पीसीओडी की वजह से नहीं हो रहा है नहीं टैग कर सकते हैं। केस में जो दो मेजर प्रॉब्लम है, वो पहला है, एक तो ब्लड में एंड्रोजन लेवल बढ़ना, जो कि एक मेल हार्मोन है। उसका लेवल ओवरी में और ब्लड में दोनों में बढ़ जाता है। ओवरी में बढ़ने से ओवुलेशन हैम्पर होता है, एक क्वालिटी खराब होती है। और अगर ब्लड में बढ़ता है तो फेशियल हेयर होना, एक्ने होना, पिंपल होना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन जो कि ग्लूकोज के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्लूकोज के यूज को प्रॉपर कराने के लिए बॉडी में इम्पोर्टेंट है, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। उसका रेजिस्टेंस होने की वजह से मोटापा बढ़ना, मोटापा बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस और बढ़ना, ये एक विशियस साइकिल होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की परेशानी बढ़ती जाती है। तो अगर ये दोनों चीजों को मैनेज नहीं किया, जैसे अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेज नहीं किया, तो लेटर और पेशेंट डायबिटीज में लैंड कर सकती है। उसको डायबिटीज हो सकता है। स्किन डार्कनिंग भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जैसे एट द बैक ऑफ द नेक, आर्म्स में, नोज, लिप्स, ये सारी जगह पे स्किन डार्कनिंग हो सकती है।
लेटर ऑन डायबिटीज, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरलिपिडीमिया होना, हाइपरटेंशन होना और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी चीजें भी हो सकती हैं। तो ये शुरुआत होती है केवल इन दो चीजों से कि पहले पेशेंट को एंड्रोजन एंड्रोजन लेवल ज्यादा मिल रहा है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन बाद में यही सारी चीजें काफी चीजों को चेंज करके उसको एज सच लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बना देती हैं, और वो आपकी शुगर लेवल, आपके लिपिड लेवल, सारी चीजों को अफेक्ट करते हुए आपको काफी प्रोन बना देता है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए।